आज का दिन आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो मेरी बातों को सुनकर अगर एक भी व्यक्ति सफल होते हैं वेस्टीज में, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। मैं आज अपनी जर्नी सुनाना चाहूंगा सर, कि मैं किस मुकाम पे था, आज मैं कहाँ हूँ। काश वो जिंदगी याद आती है तो मुझे आज भी लगता है कि मैं आज सफल हूँ, एक अच्छी प्लेटफॉर्म पर हूँ। कल तक मैं क्या था, आज मैं क्या हो गया। मेरा नाम मंगेश कुमार, एज ए क्राउन डायरेक्टर मदनपुर औरंगाबाद से। मेरे अपलाइन जोगिंदर प्रसाद, डायमंड डायरेक्टर। एंड समर्पित कुमार समर्पण जहानाबाद से, क्राउन डायरेक्टर। मेरे मोस्ट अपलाइन अंजय सर। सबसे पहले अंजय सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि सर आपने एक त्रिमूर्ति वॉरियर का गठन जो किया। रिलेटिव सच्चाई है सर कि आप मेरे लिए कुछ न कुछ सोचते हैं। मैं आपको सर जानता भी नहीं था, लेकिन लीडर सच्चाई में वही है जो आपके आप में चाहे जो भी हो, जहां तक हो, जो आपके लिए करे, आपका भविष्य संवारने की कोशिश करे, वही आपका मेन अपलाइन होता है। इसलिए एनी सर एक ऐसा रास्ता बनाए हम लोग के लिए। अफसोस होता है कि इनके बताए रास्ते पर लोग नहीं चल पाते हैं। सर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जूम मीटिंग में संख्या बढ़ना चाहिए। आखिर ये बोल क्यों रहे हैं बार बार? हमें लोग के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए। सर आज इस लेवल पे हैं, इतनी सुबह 3 बजे भोर से जागते हैं, 12 बजे रात तक जागते हैं हमें लोग के लिए ना। सर का जितना टीम लगा हुआ है, अगर सर न भी जूम मीटिंग चलाएंगे उनको क्या फर्क पड़ेगा। मैंने सर उनका एवरेज चेक देखा है कि हर एक महीने का इनका जो भी बोनस होता है सर का बढ़ा के आता है। और सर कहीं ना कहीं तो काम करेंगे। सर जिस मुकाम पे हैं, जिस रास्ते पे हैं, जितना ऊंचाइयों को छुआ है, शायद अगर उनके रास्ते में लोग चल पड़े तो जो लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं होता है, सर बिजनेस भी होगा। इसलिए हर ऑल पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि हम लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को सुबह से लेकर शाम तक जो भी हमारी जो मीटिंग होती है उस हम लोगों को बैठाएं। जब तक मीटिंग हम लोग ना बैठेंगे तब तक किसी प्रकार के ट्रेनिंग में तो हम सफल नहीं हो सकते। जैसे आज मैं बोध गया में था मीटिंग में, मोइन सर का मीटिंग था। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि बिना मीटिंग के हम ऊंचाइयों को वेस्ट में नहीं छू सकते। बात रही सर मेरी, तो मैं एक साधारण किसान परिवार से बिलोंग करता था। मेरे पिताजी एक छोटे मोटे किसान थे और मेरी पूरी जिंदगी, मेरा बचपना गरीबी में गुजरा। सोचिए सर, जो बच्चे को पालने के लिए दूध चाहिए, उस बच्चे को दूध के अभाव में पानी पिला के, एक गांव देहात में पहले होता था सामा, सामा का भात लोग कहते थे, को खाने में गड़ता था, मुंह चावल भी नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उसे ननिहाल में भेज दिया गया था। लोग बताते हैं कि एक दिन दादाजी को मेरे को नहीं रहा गया और वो मेरे ननिहाल पहुंचे और मुझसे मिलने के लिए, अपने पोते को देखने के लिए वो वहां से जबरदस्ती उठा करके मुझे ले आए मेरे घर पे। अब एक छोटा बच्चा न यहाँ ढंग से दूध मिल रहा है, सोचिए कैसे पाला जाता। पेट भरता है तभी तो कोई बच्चा सोता है। भूख से बिलखता हुआ एक छोटा बच्चा को अगर भोजन ना मिले तो क्या सो पाएगा। मुझे किसी तरीके से मेरे घर में रखा गया। 3 दिन रोता रहा। लास्ट में हुआ कि बच्चा
स्थिति खराब हो जाएगा, उनको वहीं माँ के पास भेज दिया जाए। मुझे याद है सर कि जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो पिताजी को मैं क्या देखता था कि सुबह अगर चावल खाने को मिलता था तो शाम के लिए सोचना पड़ता था कि शाम का भोजन कहाँ से मिलेगा। पहले अब के जैसे वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं होती थी आज के 40 साल पहले। बड़े मुश्किल से 2 जून का भोजन नसीब होता था। जो गांव घर में बड़े किसान थे, बड़े लोग थे, हमारे पिताजी जाते थे और उनसे कहते थे कि आज शाम का भोजन मेरे घर में नहीं है चावल, आप मुझे अभी 1.5 kg दे दीजिए। मैं अगर जो चावल जब धान कटता है उस समय मैं आपको उपजा करके दुगना में आपको मैं दूंगा। वो दिन मैंने देखा है सर। एक बार मेरी साथ ऐसी घटना घटी कि मैं बहुत जोरों से सीरियस, मुझे तबीयत खराब हुआ, पैसे के अभाव में मेरी जान चली जाती। लेकिन एक बगल में है दादी, वो मुझे अपने, उनके हस्बैंड थे जो सफाई इंस्पेक्टर थे और वो पैसे नौकरी वाले थे। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि नौकरी वाले गरीब का कोई वैल्यू नहीं देता है सर, कितना मुश्किल होता है। लेकिन वो दादी इतनी दयालु थी कि वो बगल में रहती थी, वो आई और देखे कि इसका इलाज नहीं होगा तो घंटा 2 घंटा 4 घंटे में लड़का की डेथ हो जाएगी। वो अपने पति से चुपचाप से पैसा ले करके रखते थे घर में, निकाल करके ला करके दी हमारी माँ को कि इसको ले जाकर के अब दिखाइए, इसका बहुत सीरियस तबीयत खराब है। किसी तरह से सर मैं उसमें बचा था। और जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मैंने देखा कि हमारा कपड़ा, बाल सारे गंदे होते थे, सिर्फ मुझे पानी से नहलाया जाता था। आज उस दिन मैं सोचता हूँ सर तो कलेजा मुंह को आ जाता है, कैसे हम लोगों ने गुजारा किया है। गांव वाले लोग ननिहाल से जो मिलता था वही हमारे लिए कपड़ा होता था। और अगर पैंट, हमारा हाफ पैंट होता था, फट जाता था तब सिलाया जाता था। उसके बाद भी लोग कहता है देहात में पेन पवन साट करके उसके लोग काम चलाते थे, वो मुझे याद है। जब धीरे धीरे हम लोग बड़ा होना शुरू हुए, धीरे धीरे पापा अपने छोटे थे उसमें जब कुछ बड़े हुए, खेती वाली की पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए। उन्होंने किसी तरह इंटर का पढ़ाई किया था, उसके बाद पूरा खेती बाड़ी बटेया जोतना करना शुरू कर दिए। जब कुछ उपजना शुरू हुआ, घर में धान चावल होना शुरू हुआ, तो मैं देखता था कि माँ क्या करती थी कि चावल बेचवाती थी दुकान पे। और एक लाइव पहले पहले चलता था सर सनलाइट शॉप, बहुत पहले लोगों को याद होगा जो उसमें होंगे। सनलाइट शॉप घर में लाती थी 5 रुपए वाला, जो क्या करती थी कि काट करके आधा रख देती थी और वो सिर्फ हमारे बाल में लगाया जाता था। आज हमारे शरीर में लगाने के लिए भी नहीं मिलता था कि हमारे बाबू का बाल गंदा हो गया है, इसको साफ करना है। वो मैंने जब गरीबी में जिंदगी मैंने गुजारा। आज सर, आज आज हमारा समय देखिए, वेस्टेज कहिए, हमारा होलसेल का काम देखिए, बिजनेस देखिए। मुझे बचपन से एक सोच था कि मैं बड़ा होकर कुछ ना कुछ अलग करूंगा। मेरे जितने भी चाचा लोग थे सब सारे लोग जॉब में थे। मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी थे जो थोड़ा सा अल्टर माइंड के थे, वो अपने पुत्र को नहीं पढ़ा पाए, नहीं देख पाए। इसका नतीजा था कि हम गरीब थे। हमारे पापा को मात्र 20 साल की उम्र में गोतिये लोगों ने उनको अलग कर दिया था, भाई लोगों ने अलग कर दिया था और हम उसमें बहुत छोटे थे। एक दिन की कहानी है कि हमारे एक मामा जी आए हुए थे, वो पटना रह के पढ़ते थे। तो हमारे पिताजी ने क्या किया कि एक बोरी चावल दिए कि इसको लेते जाइए पटना डेरा में, और उसके बदले में मामा जी हमको पैसा दे देते थे कि चलो भाई लोग किसी तरह से अपना चलेगा। वो मामा जी का सोच था कि चलो अगर बनिया के पास जाएगा चावल बेचने के लिए तो वो 4 रुपए kg लेगा, 3 रुपए kg लेगा। ये क्या करते थे, उसी बहाने हम लोग के पालन पोषण के लिए
पढ़ा करके पैसा दे देते थे, ताकि उनको ये नहीं लगे कि हम इनको पैसा देंगे तो ऐसा ना हो कि लोग ना ले। कहानी ऐसी थी सर कि मैंने बगल से एक चाचा जी से साइकिल मांगा कि मामा जी को थोड़ा सा रोड पर छोड़ना है, चावल है जो वहां तक नहीं ले जा पाएंगे। मैंने जैसे ही साइकिल पे उनकी चावल की बोरी और सामान को लादा, दादाजी ने देख लिया, क्योंकि मैंने दादाजी से मांग के लाया था बगल से साइकिल। तो दादाजी ने कहा कि तुम इतना साइकिल क्यों लोड कर रहे हो, और साइकिल तोड़ दोगे क्या, साइकिल मत ले जाओ। सोचिए सर, एक मामा जी के सामने इतनी बड़ी बात बोलना, अंदर अंदर तो बहुत दुख हो रहा था, खल रहा था। मामा जी ने कहा कि ऐसा कीजिए, हमारे पापा जी को बोले कि भैया जी ऐसा कीजिए कि आज हम पटना नहीं जाएंगे, आपके शादी में मैंने गच दिया था कि आपको साइकिल में दूंगा, तो चलिए आज हम पहले आपको साइकिलें खरीद देते हैं। मामा जी उस दिन पटना नहीं गए, गए से सारे केबन साइकिल उन्होंने खरीदा। उसी दिन से हम लोग कुछ बड़ा हुए। तो उसमें हमारी फुआ की शादी करनी थी, बड़ी मुश्किल घड़ी में थे, पापा क्या करें ना करें। तो जमीन बेच करके हमारे पिताजी ने, जो कुछ बचा हुआ था छोटा मोटा जमीन, बेच करके वो हमारी फुआ की शादी की। जब हम लोग पांचवें छठे में जब पढ़ना शुरुआत किए, तो किसी तरह से जिसका मुंह न देखकर, उसको पैर देख कर हमारे पिताजी ने हमारे चाचा साहब को पढ़ाया, बीएड का ट्रेनिंग करवाया। हमारी माँ, हमारे पिताजी के तो भाई थे ही, हमारी माँ एक छोटे बेटे के समान हमारे अपने देवर को मानती थी कि चलो मैं इसको ट्रेनिंग किसी तरह से कर्ज ले ले खा करके गुजारा करके मैंने उसे ट्रेनिंग करवा दिया। अब इसकी जॉब लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी, तो हमारे बाल बच्चों को पढ़ाएगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, अच्छे घर में शादियां हो जाएगी, लोग इसको भी वैल्यू देंगे गांव घर समाज में। वो जैसी ट्रेनिंग करके आए बाहर से, गांव घर के बहकावा में आकर के उन्होंने क्या किया कि हम लोगों को सीधा अलग कर दिया। हमारी माँ इतना रोती थी कि बताओ, हम उसको बेटा समझ अपने देवर को पढ़ाए, आज मेरे बेटे की जब पढ़ने की बारी आई, मेरी बेटी के पढ़ने की बारी आई, तो उसने ये कहा कि पल्ला झाड़ लिया कि तुम्हारे में खर्च है, तुम्हारी बेटी की शादी करना है, साथ में कोई खेत बिक के भी शादी ब्याह होगा तो मेरा भी हिस्सा बिक जाएगा। बहुत दुख हुआ माँ पिताजी को, बताओ। और यहाँ तक जो बेटे के समान को पढ़ाया, हमारे पिताजी को मारा पीटा। मैंने सब लोगों ने कहा कि कैसे तुम क्यों कर रहे हो, नहीं हमको बांट दो, लड़ाई झगड़ा सब किया, जिसको बेटा समान मान के पढ़ाए थे। चलो बंदा अलग हो गया, तो अब लगा कि अब क्या करें। हमारे पिताजी ने कहा कि तुम रोती क्यों हो, हमारे मर तो नहीं गए हैं, हम जिंदा हैं, कुछ भी कर सकते हैं। यानी उनकी भी सोच थी, कुछ काश ऐसा मेरे साथ होता। और मैं बचपन से गरीबों को समय देख रहा था, एक एक चीज नोटिस कर रहा था। हम छठे क्लास में किसी तरह से पढ़ने के लिए गए, जिसे मुझे हमारे चाचा साहब ने अलग कर दिया था। तो पिताजी कहते थे कि काश अगर नगद 10 रुपया मेरा इनकम हो जाता, 10 रुपया पर डे का, तो मैं बहुत कुछ कर लेता। हम लोगों ने बहुत सोच विचार करके खेत को रेहन पे रख करके पैसा लेकर के हम लोगों ने प्लान बनाया था कि छोटी सी गांव पे एक दुकान करेंगे, किराने का दुकान करेंगे। मरता सर क्या नहीं करता। सोचिए, जिस खेत से मेरा पेट चल रहा था, भोजन चल रहा था, उसको रेहन रखने में कितना बड़ा दुख होता है। एक किसान की मैं व्यथा को बात सुना रहा हूँ, कहानी सुना रहा हूँ। आज ऐसे ही नहीं, बहुत सारे किसान सुसाइड कर लेते हैं। 2100 रुपये में खेत को रेहन रखा गया, और उस वही 2100 रुपये लेकर के मैं मदनपुर बाजार में आया और एक दुकान के यहाँ पूरे लिस्ट बनाया दुकान का। और मैंने आकर के गांव में छोटा सा दुकान खोल लिया, सोचा कि चलो अब तो पढ़ाई खत्म हो गया। कुछ आशा था चाचा जी पर, कुछ करेंगे तो हम पढ़ लिख लेंगे, अच्छा कर लेंगे, मैट्रिक इंटर बीए करें, कंपटीशन की तैयारी करेंगे। सारा सपना चूर कर दिया उन्होंने। हम लोग दो भाई थे, एक बहन थी। हम लोग दोनों भाई आज भी एक थाली में खाते हैं। मैं बता रहा हूँ कि दोनों भाई कभी वो कभी हम सामान लाते थे,
कभी वो दुकान पर बैठता, कभी वो दुकान पर बैठता तो मैं बैठता, सामान लाता। इस तरह करते करते उस समय 2000 के पहले की बात है सर, करीब करीब उसमें एक सहारा बैंक आई थी नया। एक हमारे गांव के एजेंट थे, उन्होंने कहा कि पप्पू तुम दुकान खोले हो तो कुछ पैसा बचा लेते हो क्या, बैंक पे जमा करते हो? तो कहते नहीं सर, दुकान में कहाँ पैसा जमा हो पाता है, किसी तरह से लेन देन चलते रहता है, उसी में अपना जिंदगी चल रहा है, नमक रोटी उसी से होता है, दाल चलता है, खेती का वही हाल है, किसी तरह से काम गुजारा चल रहा है। तो कहने की पप्पू देखो से ऐसे पैसा जमा नहीं होता है, तो कम से कम 10 रुपए का पर डे कलेक्शन का तुम खाता हुआ सहारा दे दो। मैंने सर उन पर्सन को 10 रुपए पर डे का उस दुकान से निकाल करके खाता में पर डे कलेक्शन देना शुरू कर दिया। वो खाता खुला था 3.25 साल के लिए। वो पैसा मैं जमा कर रहा था। तो पापा ने कहा कि अगर 2 जोड़ी बैल अगर बहुत बढ़िया खरीदा जाता जो मेरे पास नहीं है, तो और ज्यादा बटाई जोत करके हम इनकम को अपनी बढ़ा लेते, और तुम लोग कुछ सियाने हो गए हो, पीठ पर साथ देने लगे हो, तो हमारी जिंदगी बदल सकती थी। यानी मेरी बचपन से ख्वाहिश थी कि कुछ न कुछ तो बड़ा कर कुछ ऐसा रास्ता दिख जाए, या कुछ अलग करें, अलग करें। चाचा साहब का गोतिया का लड़ाई जानते हैं, हम भी मारे हुए हैं। एक एक साथ में 6-7 केस चलता था, खेत के लिए तो मारपीट के लिए तो मेरा है, तो वो है हुआ करके लोग लड़ाते रहते थे, गांव घर के जैसा माहौल था। जो भी कुछ होती थी कमाई खेती खेती से, दुकान दुकान से, वहां भी लोग नेगेटिव डालना लोग शुरू कर दिए, लोग कैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे इनकी इनकम कैसे बढ़ रही है, तो देखना नहीं चाहते थे। 3.25 साल बीता, तो जो हमारे गांव के एजेंट थे उन्होंने कहा कि आपको करीब करीब 3700-3800 रुपया मिलेगा। तो हम लोग पापा पिताजी और हमारा छोटा भाई, हम लोग बैठे कि इस पैसे को करना क्या है। दूसरे साइड में हमारी बहन की शादी के लिए भी चिंता सता रहा था पापा को। तो हुआ कि अभी शादी में 2-3 साल लेट है, 2-3 साल बाद ही करें क्या, देखो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। पिताजी ने क्या किया कि सर 2 अच्छे सब बैल खरीदे, और पिताजी के साथ हम लोगों ने भी खेत में काम करना शुरुआत कर दिया। दिन भर बोझा ढोना, दिन भर हल चलाना, पंप सेट से पटवन करना। पहले आज के 30 साल पहले सर देखेंगे तो मुश्किल से 24 घंटे में 5 से 6 घंटा गांव को बिजली मिलता था। इंतजार करते थे, रात जागते थे, खेत में ठंड का मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, सांप है बीछ है, सब खेत में आ रहा है जा रहा है, कितने बार तो बीछ ने काट लिया। हम लोग उस दिन को मैंने देखा है, जैसे ही लाइन आ जाता था हम लोग रात भर जग के खेत पटाते थे। पूरे गांव बधार में कोई नहीं, अकेले होते थे उसमें। सोचिए उस छोटे सी उम्र में कितना डर रहता था जंगली जीव का, सांपा का, बिछा का। उसके बाद भी मेरी सोच थी कि चलो अगर ये आज नहीं खेत पटा तो कल से हमारे काम नहीं होगा। मैं मेरे पिताजी हमारे चाचा साहब के कुएं पे चलाते थे डीजल, उनको देख करके नहीं रहा गया, तो उन्होंने कहा कि यार तुम अपना डीजल जल्दी हटाओ। मेरे पिताजी को उन्होंने कहा अगर नहीं हटाओगे तो मैं कुएं में ढकेल दूंगा, सारा पंप सेट खराब हो जाएगा। पिताजी लास्ट में क्या किए कि डीजल खोल करके अपने एक प्लॉट में लाए, और कुआं खोद करके, कच्चा कुआं, वो क्या करते थे उसी में चलाते थे पंप सेट, और हर एक साल बरसात में वो पूरा भर जाता था मिट्टी से, कुआं पूरा भर जाता था, खराब हो जाता था। एक बार की बात है कि हमारे बड़े मामा जी आए हुए थे, उन्होंने कहा कि से नीतू बाबू से ऐसा कीजिए कि आप चलिए कुआं उसको साफ करते हैं, और उसको आपको गेहूं की पटवन करना है। सब देखिए जब दिल के साफ रहेंगे, आपकी कुछ अलग सोच रहेगी, मेहनत करेंगे तो आपके ऊपर वाला भी साथ देगा। कहानी सर ऐसी हुई कि कुआं खोदते 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 जैसे एक झावा मारा, पता चला कि नीचे से ऐसा भूकंप हुआ, पानी का ऐसा फवारा निकला कि कुआं से लोग को निकलते निकलते भागो भागो पूरा कुआं डूब गया। अब सोचिए ऊपर वालों को देना था। उस कुएं की जो बात कर दी, इसके ऊपर से हमें हटा दिया गया था, वो कुआं सूख जाता था जेठ में, गर्मी के मौसम में। उसमें ऐसा पानी निकला, ऐसा पानी निकला कि आज सर मैं बताता हूँ कि आज मैं खेती छोड़ दिया हूँ, पूरे गांव का डीजल मोटर उसी कुएं पे, उसी बोरिंग पे चलता है। आज मैं किसी को मना तक नहीं करने जाता हूँ कि तुम मेरे बोरिंग पे क्यों चला रहे हो,
मुझे बचपन से सोच रहा है, पिताजी ने सिखाया है कि बेटा तुम किसी को बना नहीं सकते हो तो बिगाड़ने की कोशिश मत करना। इसी तरीके मेरी जिंदगी हुई सर। किसी तरीके से मैंने मैट्रिक पास किया, दुकान को चलाया, दुकान चलाते बाद में मैट्रिक किया, इंटर किया, किसी तरह से ग्रेजुएशन कर लिया, जिस तीर के पास हुआ। हमारी शादी हो गई, बहन की भी शादी हो गई। हम लोगों ने उस दुकान से कमा कमा करके, पैसा जमा करके, मेहनत करके, बिना खेत के बेचे हुए आज सारा काम हो गया। और देखिए फिर क्या हुआ कि हमारी माँ बीच में एज ए टीचर ट्रेनिंग करके बैठी हुई थी, और उसके बाद आया लालू जी का रीजन। शासन काल में ट्रेन टीचर को नौकरी नहीं दिया जा रहा था। देखिए जैसे नीतीश जी की सरकार हुई 2005 में, हमारी माँ की उस टीचर ट्रेनिंग की वजह से जॉब भी लग गई। यानी देखिए जब पढ़ने की बात थी, समय था जब मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो उसमें मेरे पास पैसे नहीं थे। बताइए, जो लड़का को खाने के लिए भर पेट नहीं मिलता था, क्या पढ़ पाएगा, क्या कंपनी की तैयारी कर पाएगा, घर का टेंशन है। खेत जोते थे तो खाने को मिलता था, नहीं करते तो नहीं मिलता था। लास्ट में माँ की भी जॉब लगा। माँ के जॉब लगने के बाद हम लोग को सोच था कि कुछ अच्छा करेंगे। 14 साल से 18 साल मैंने गांव पे दुकानदारी किया पढ़ाई के क्रम में। उसके बाद पिताजी ने मुझे कहा कि माताजी ने किलो 32 रुपए मैं तुमको दे रहा हूँ। उसके पहले बहुत सारे मैंने नेट बैंकिंग भी किया, नेटवर्किंग भी किया था मैं, लेकिन वो बीच में बंद हो गई। लोगों ने कहा तुम बहुत बड़ा बड़ा सपना देखा, तुम्हारा सपना क्या हुआ, खत्म हो गया सपना सारा। कहते थे 35 लाख कमाएंगे, 35,000 कमाएंगे, 50,000 कमाएंगे। मैं उस नेटवर्किंग की बात करना नहीं चाहता हूँ सर। वो दिन ऐसा था, उसको लेकर के हमारे घर में काफी, मैं मार्केट से पैसा लिया था, हमारे सर पे कर्ज चढ़ गया था जिसे मैं डायरेक्ट लिया था। लोग घर से आ करके घर के सामने गालियां देते थे, मैं किवाड़ बंद करके रहता था। एक दिन की बात है, एक बंदा आया, मदनपुर से ही है, इतनी खराब खराब गालियां देने लगा कि तू मेरा पैसा लौटा, मैं जो पैसा बंद गया मैंने तुझे दिया है। हमारी उसमें नई नई शादी हुई थी, पत्नी को सुनकर के नहीं रहा गया। तो पत्नी बोली कि जो मुझे शादी में जो पैसा मुझे मिला है, मैं मेरे पास कुछ रखी हूं, उसको दे दीजिए। मैंने उसे दे करके पिंड छुड़ाया। सोचिए सर, इस समय इतना खराब हो गया कि अगर आप पैसा नहीं रखते हैं तो पत्नी आपको दे रही है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जो मैके से किसी को मिलता है कोई चीज, वो कोई जल्दी खर्च करना देना नहीं चाहती है, उस चीज को नहीं खोना चाहती है। उसमें भी मैंने देखा था नॉन बैंकिंग या नेटवर्किंग में। उसके बाद मैंने कान पकड़ लिया, आज के बाद कोई भी इंडियन कंपनी आएगी तो मैं कभी ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर ज्वाइन भी मैं करूंगा तो इंटरनेशनल कंपनी में करूंगा जो वर्ल्ड में काम करती है। 2001 के बाद पिताजी से मैंने कहा करके, जो मेरे पास अभी 2.5 लाख कर्ज हमारे सर पे हो चुका है नेट बैंकिंग के चलते, लोग रोज गालियां दे रहे हैं, क्या करूं? घर में छुप जाऊं, कहीं भाग जाऊं? कहीं भागने से, छुपने से, सुसाइड करने से क्या लोगों को पैसा मिल जाएगा? क्या आप लोग, आपको हमारे जाने के बाद आप लोग सलामत से रहने देंगे? तो हम लोग दोनों भाई ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए, मार्केट में खड़ा रहेंगे तो रहेंगे, मुझे कुछ अच्छा करना है। एक कशिश थी, अच्छा करना है तो करना है, चाहे जो लोग कहें। 32 रुपये मेरे कैश में पैसा मिला, और उसी ले करके उसी मैंने रे के काउंटर बनवाया, और मदनपुर मैंने दुकान ओपनिंग किया। और लोगों को मैंने कह दिया, जो गालियां दे रहे थे, ठीक है मैंने पैसा लिया, आपको रिसीविंग तो मैंने दिया, ऐसा तो नहीं कि मैंने अपने पैकेट में रख लिया। आज कंपनी चली गई, आपको बेनिफिट होता तो क्या मुझे दे देते क्या? आज नहीं होता, हमसे मांग रहे हैं। लेकिन
अगर आपको लगता है कि मुझे मारने से, पिटने से, गाली देने से अगर आपको पैसा मिल जाता है, मार लीजिए। लेकिन अगर मैं जिंदा रह गया, आज मैं बिजनेस में आ रहा हूं, तो धीरे धीरे करके आप मेरे दुकान से सामान ले ले करके आप पैसा को वसूल कर लीजिए। आप मुझे कुछ मोहलत दीजिए, और नहीं तो फिर आपको जो वो ऐसे कीजिए। अगर आपको केस करने से पैसा मिल जाता है, ऐसा सर उसमें लगता था कि कौन कब कितना झगड़ा कर लेगा, कौन सा केस में फंसा देगा, कौन लोग केस कर देंगे। रात दिन कभी नींद नहीं आता था, मैं एक एक महीने डिप्रेशन में था, सो नहीं पाता था कि अब मैं क्या करूं। कर्ज में मैं जा चुका था। एक छोटे से किसान का बेटा जो पूरा खेत बाड़ी गांव में है, घर बेच के भी पैसा को नहीं दे सकता था। वो दिन कितना मेरे ऊपर पूरा गुजर रहा था। आज मैं इस दिन को सोचता हूं तो आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन कशिश था कि कहीं ना कहीं तो मैं कुछ ऐसा मैं कर रहा हूं। अगर हम किसी के लिए भलाई का काम किया हूं, भले कंपनी चली गई, तो मुझे कुछ न कुछ ऐसा ईश्वर देगा, प्रभु देगा, रास्ता निकालेगा। जो हमारी सोच है कि हम कुछ अच्छा करें। मैंने किसी तरीके से 17 सितंबर 2004 को मैंने दुकान का सर ओपनिंग किया मदनपुर में। धीरे 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 करके करके लोगों ने कहा कि मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, करीब समाज के लिए तो बिजनेस नहीं है, 6 महीना में अपनी दुकान बंद करके भाग जाएगा। बहुत तरह के लोग बातें करना शुरू कर दिए। लेकिन दूध से जब लोग को मुंह जल जाता है ना, तो लोग मट्ठा फूक के भी पीते। हम दोनों भाई ने इतना मेहनत करा और इतना ईमानदारी पूर्वक किया कि जो हमारे बिजनेस के पार्टी थे, जैसे गया गोदाम के लोग और औरंगाबाद गोदाम के लोग, हमारे व्यवहार को देख करके मैं उनसे कहता था कि सर मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए, 1 बोरा मुझे हल्दी भेज दीजिए। मैं विश्वास बना करके मुझसे 1 हफ्ते के लिए लेता था और 5 दिन में पैसा पेमेंट कर देता था। ऐसा हुआ सर कि आज गया का कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो मुझको मैं बोलता हूँ, फोन सिर्फ एक फोन करता हूँ आज, भैया मुझे 1 बोरे गोल की चाहिए, तो बंदा 5 बोरा गोल की भेज देता है। बोलते 5 पेटी किसमें भेज दीजिए, तो 20 पेटी भेज देता है। कहाँ से पैसा जाएगा। आज की सर कंडीशन है कि आज वही 32,000 रुपये मुझे मिला था काउंटर में, कर्जे से लिया हो रुपया। आज सर मैं करोड़ों में खेलता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कशिश थी, सोच थी, मुझे कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। आज मार्केट में आज मैं हूँ, तो अगर होलसेल में आता है मैनपुर में, तो मेरा भी टॉप 10 में नाम आता है। अगर मैं बचपन से ड्रीमर नहीं रहता, मेरी सोच नहीं पॉजिटिव रहती, इतने मुश्किलों के बाद, इतनी गरीबी के बाद, भाई मैं सफल इंसान नहीं होता। उसी शॉप को चलाते क्रम में मुझे वेस्टेज मिला, उसमें भी मैं जबरदस्ती में आया। कैसे आया, मैं सब उसकी कहानी सुनाना चाहूंगा। इसी बीच हुआ क्या कि हमारा पूरे परिवार सुखी हो गया। सर मैंने करोड़ रुपए का बिल्डिंग बनाया, करोड़ रुपए का जमीन बना लिया। 15 साल के दरमियान मैं जितना ग्रोथ किया मदनपुर में, शायद लोग किया होगा सर। मैंने बिजनेस में क्या हम करते थे, अगर अगले कस्टमर आया मेरे पास, बोला कि पप्पू सर मुझे 1 लीटर सरसों तेल चाहिए, मैंने उससे बताया कि सर 150 रुपये लगेंगे। अगर वो आदमी बोल दिया कि पप्पू भाई मेरे पास 145 रुपये हैं, मुझे दे दीजिए, मैं अगली बार दे दूंगा। मैंने देखा कि मुझे 1 रुपया तो बच रहा है ना, मैंने उसे दे दिया। वही आदमी सपोर्ट किया कि चलो इस रेट में, सबसे पहले तो किसी ने बाजार में दिया नहीं, अगली बार वो कस्टमर मेरे पास ब्रांड सपोर्ट किया। आज हम वहां से भी एक अच्छा पैसा आज भी करते हैं। आज भी हमारे पास 10 स्टाफ काम करते हैं। आज जो मैं, मेरे पास रुतबा है, जो मैं पैसा कमाता हूँ, मेरे चाचा लोग के पास नहीं है, किन्हीं के पास नहीं है। मैंने सर सारा रिकॉर्ड तोड़ा अपने खानदान में, अपने गांव में। सबसे पहले फॉरेन ट्रिप मैं आज तक किया हूँ, कोई भी मेरे गांव में तो फॉरेन ट्रिप का आनंद नहीं लिया जो मैंने आज वेस्टिमा करके, क्योंकि मुझे तलाश थी एक ऐसे प्लेटफॉर्म की
जहां पूंजी भी नहीं लगाना पड़े, समय की आजादी मिले, स्वास्थ्य की आजादी मिले। मैं तलाश रहा था, मैं ड्रीमर तो बचपन से ही था। जैसे मेरे अपलाइन हैं डॉक्टर जोगेंद्र सर, चाहेंगे उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए सिमरन सर के लिए, जिन्होंने मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। हुआ यूं बेस्टी माने का कारण ये था कि मेरी माँ को बीपी की समस्या इतना ज्यादा था कि जब बीपी बढ़ता था तो लगता था कि दवा अगर छूट जाता था एलोपैथ 2 दिन 3 दिन, तो नहीं बच पाएंगे। एक बार की बात है, मेरे सर जो अपलाइन है डोवेनर सर, वो देव मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे, और वही नॉन बैंकिंग नेटवर्किंग हम लोग दोनों ने साथ में काम किया था। उन्हें भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और मेरा भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। 12 साल 13 साल के बाद खोजते हुए आए, इधर से दर्शन करके आ रहे थे देव मंदिर से, यहाँ कोई पप्पू जी का दुकान है, चलता है। लोग से पूछते पूछते हमारे काउंटर पर आए। मैंने उन्हें देखते ही पहचान लिया, राम सलाम हुआ, मैंने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया, जो भी अपना होता है मैंने उन्हें सेवा भाव दिया किया। उन्होंने बातें बात में ये जानने की कोशिश किया कि पप्पू जी आप क्या बात है, आप दिखने से इतने बड़े इनकम कर रहे हैं, सुखी संपन्न है, अपना घर मकान सब कुछ यहाँ बना ले, कल तक आपके पास कुछ नहीं था, कल तक अपने रोडपति बन चुके थे नेट बैंकिंग के मारे हुए, आज इतना प्रोग्रेस कैसे हुआ। सारी कहानी उनके साथ मैंने शेयर किया। कहा कि सर निराश रहने का एक ही वजह है कि मेरी माँ को बीपी की समस्या इतना ज्यादा है कि लगता है कि उनका डेथ हो जाएगा। हम लोग परेशान रहते हैं दिखा दिखा करके। अभय नारायण ने कहा कि इनको अच्छे इलाज के लिए बेलौर ले जाइए, दिल्ली ले जाइए, हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, इनको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, से हमें अच्छे इलाज के लिए, बेहतर इलाज के लिए माँ को बाहर अब ले जाना है। उन्होंने कहा कि बाबू जी आप माने चाहे ना माने, हम एक आयुर्वेद कंपनी का आपको एक प्रोडक्ट देते हैं। उसमें वो नए ज्वाइन किए थे, उनको मात्र 5-6 महीना हुआ था। फ्लेक्सवाल देते हैं। तो मुझे मन में एक ही चीज लगा रहा था, चल रहा था कि यार कल तक की नेट बैंकिंग नेटवर्किंग में फेल थे, हमें फेल थे, कहीं ना कहीं फिर नेटवर्किंग की बात करेंगे। मैंने उसी दिन कसम खा लिया थी, मैंने 100 नहीं किया था कि आज बात कोई इंडियन कंपनी मैं नहीं करूंगा। तो मैंने कहा कि सर आप कोई नेटवर्किंग की तो बात नहीं कर रहे, हमको माफ कीजिएगा, मुझे ऐसा दवा नहीं चाहिए। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जो मुझे लोग गालियां दिया, क्या नहीं कहा, मैं कैसे कैसे प्लेटफॉर्म तक पहुंचा हूं। मैं माफ कीजिए सर, हमारा अभय नारायण डॉक्टर सही है। उन्होंने बहुत तरीके से मुझे समझाने का प्रयास किया। लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं कुछ प्रोडक्ट आपकी माँ को दे रहा हूं, मुझे पैसा नहीं दीजिएगा, आपकी आप मेरे दोस्त हैं, आपकी माँ ना मेरी माँ, चाची को प्रोडक्ट दे दीजिए, पैसा हम आपसे नहीं मांग रहे। उन्होंने लार्जिनाइन, फ्लैक्स ऑयल, क्रील ऑयल, 3-4 सप्लीमेंट उन्होंने मुझे निकाल करके अपनी गाड़ी के डिक्की से दिया। और मुझे किस लग रहा था, मन में चल रहा था कि यार इतना बड़ा डॉक्टर एम्स के अभय जब फेल हैं, तो ये झोला छाप डॉक्टर क्या करेंगे। ये प्रैक्टिस करते थे अपने गांव में, मुझे लगा कहीं ना कहीं फिर फंसाने की बात कर रहे हैं। उनकी दोस्ती की बातों को रखने के लिए सिर्फ मैंने इनका प्रोडक्ट रख लिया। दूसरे दिन उन्होंने फोन किया, क्या माँ को दवा दे रहे हैं कि नहीं सर, अभी तो मैंने शुरुआत नहीं किया है, से माँ डर रही है कि क्या आलजाल दवाई है, खाएंगे कुछ मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि हार्ट के रोग इस तरह का मैटर होता है। मैंने उनके दवा में देना शुरुआत किया सर। 1.5 महीने मैंने देखा, माँ जो दवा कंटिन्यू की, उनको बहुत रिलैक्स हुआ। इनसे मिलने से पहले अभय नैन के पास जो मैं गया था माँ को लेकर के, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी आपकी माँ को 3 माह का मैं दवा दे रहा हूँ, अगर 3 महीने में इनका बीमारी नॉर्मल नहीं होता है तो आपको बेंगलोर वेलोर ले जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने 1.5 महीने के बेसिक का जो सप्लीमेंट देकर के गए थे, उन्होंने कहा था कि अभय नारायण के डॉक्टर के दवा के साथ इसको आप देंगे, इसको साथ में देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आयुर्वेद है, ये एलोपैथ है। मैंने उनकी बात को मान करके, मरता क्या नहीं करता, सोचा कि चलो शायद इसी की बात लग जाए। ये सोचकर मैंने पॉजिटिव हुआ और मैं अपनी माँ को दवा देना शुरुआत किया। 1.5 महीना होते होते मैंने क्या माँ में बदलाव देखा कि जो नींद की दवा लिए इनको नींद नहीं आता था,
वो नींद आना शुरू हो गया और जो बीपी की दवा सुबह शाम खाती थी ये टाइम पर आ गई। माँ ने कहा कि बेटा पहले से हम ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं, मुझे अच्छा स्वास्थ्य पहले से लग रहा है, से ऐसा करो कि डॉक्टर साहब की दवाई खत्म हो गया से फिर उनसे मंगा दो। मैंने डॉक्टर सर को फोन किया, वो आए, फिर उन्होंने कहा कि 1.5 महीने से नीचे का डोज नहीं होता, लगभग को 1.5 महीना चलेगा। मैंने उनसे दवा ले लिया सर, पैसा दे दिया, पिछले वाला भी जोड़ करके दिया, हालांकि वो ले नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था कि ठीक कर लेंगे तभी पैसा लेंगे। नहीं सर ऐसा नहीं है, आपका घर का चीज थोड़ी है। उन्होंने पूरे पैसे दे दिया। 3 महीने बाद एलोपैथ का दवा अभय नारायण का जब खत्म हुआ, इधर का इनका भी डोज 90 दिन का हुआ, तो हम लोग गए अभय नारायण से मिलने के लिए। सारा जांच पांच सारा कुछ रिपोर्ट हुआ। उसके बाद था कि भैया अगर जैसा होगा हम आपको रेफर करेंगे भेलोर चाहे दिल्ली। हुआ यूं कि जब ईसीजी हार्ट का जितना तरह का जांच होता है, बीपी का सारा कुछ आया, कभी जांच का रिपोर्ट देख रहे हैं इन रहा है, कि मेरी माँ को चेहरा देख रहे। तो मुझे लगा कि यार कहीं वेस्टी का दवा दिया, कहीं और प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, बोल क्यों नहीं रहा है बंदा। मैंने उसे टोक दिया बीच में कि सर क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या। तो इन राय ने कहा कि बेटा इस दरमियान जो तुम्हारी माँ का कंडीशन था ना, पूरी जिंदगी मैंने हजारों हजार रोगी को देखा है, लेकिन जो बदलाव तुम्हारी माँ में जो मैं देख रहा हूँ, 100 में 90% समस्या जो हार्ट को लेकर के माँ का था ना, इतना ब्लॉकेज आ रहे थे आपके भालों में, जो भी सब क्लियर आ रहा है। वो डॉक्टर दंग रह गया। उसे उन्हें नहीं रहा गया तो उन्होंने पूछा कि बेटा ये बताओ तो अपनी माँ कहीं और इलाज करवाया क्या, क्योंकि इस कंडीशन में इस दवा से आज तक कोई भी रोगी पे इतना बेहतर रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने कहा कि सर मेरे दोस्त हैं जो वेस्टिज कंपनी करते हैं, वो आयुर्वेद प्रोडक्ट को बता करके मैंने दिया कि सर एलोपैथ के साथ इसको देना है। सारे दवा को उन्होंने देखा, हमारी माँ पर्स में रखी हुई थी। कहा कि बेटा एक बहुत बेहतर चीज है, इस तुम अपनी माँ को कंटिन्यू अभी दो, और मैं भी कुछ दवा और लिख दे रहा हूँ, साथ में दोनों देना, कि माँ बिल्कुल तरीके से ठीक है। मुझे सर एक ही चीज लगा कि जो प्रोडक्ट, जो आयुर्वेद सप्लीमेंट जो मेरी माँ को जान बचा दिया, मुझे इसके बारे में कुछ और जानने की इच्छा हुई। मुझे एक ही चीज लगा, मैंने डॉक्टर साहब को बुलाया, डॉक्टर जोगेंद्र प्रसाद जो मेरे अपलाइन है, कि सर एक इतनी बड़ी एहसान मेरे ऊपर आपने कर दिया कि मेरी माँ को अपने नया जीवन दे दिया, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। सर अगर मौका आप देंगे, कुछ भी हो कहीं इमरजेंसी में जिंदगी में, तो सर मुझे याद कीजिएगा, मैं जरूर मदद करूँ। तो उन्होंने कहा कि पप्पू जी अगर आप एहसान चुकाना ही चाहते हैं अपनी माँ को मेरे ऊपर, तो सर एक काम आप करेंगे मेरे लिए। तो मैंने कहा सर एक काम कैसे, मैं 10 काम आपके लिए करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो सर कुछ नहीं करना है, आप जो चाय साबुन पेस्ट हेयर ऑयल शैम्पू तेल जो बाजार से लेते हैं ना, अपनी दुकान से जो इस्तेमाल करते हैं ना, आप जिस कंपनी का दवा खिलाए है ना, उस सारा सामान हमारी कंपनी का भी आता है। आप वही सिर्फ खाने के लिए मैं यूज करने के लिए बोल रहा हूँ, काम मत आप कीजिएगा, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं पहले नेट बैंकिंग नेटवर्क में इंडियन कंपनी में खास करके मैं धोखा खाया हूं, कभी नहीं जा सकता। लेकिन माँ का जब सप्लीमेंट मैंने जब खिलाया, जब रिजल्ट मिला था, तो मुझे कुछ अंदर से विश्वास हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पप्पू सर से कुछ नहीं करना है, एक हेल्थ कार्ड बनता है, जो अपनी माँ को मैंने ठीक किया, आपका हेल्थ की माँ को ठीक किया। तो सर हेल्थ कार्ड बनाने का क्या लगे, कोई पैसा लगता है क्या। लगा कि नहीं, कार्ड बनाने कोई पैसा नहीं लगता है। तब सर सामान मिलेगा कहाँ, आप जो बता रहे हैं, यहाँ तो मैं उसका दुकान है नहीं, सिर्फ पटना गया कहाँ जाना पड़ेगा। तो कहेंगे नहीं 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 साहब के जिला में ही, औरंगाबाद में ही है। मैंने सर हेल्थ कार्ड बनवा लिया। मुझे रात दिन ये अंदर से चुभ रहा था कि मैं किसी तरह से इनका एहसान में उतार दूं जो वेस्टी ने मेरे ऊपर किया है।
मैं एक मदनपुर का दुकानदार, एक होलसेलर। मैं 15 साल के दरमियान इतना बना चुका था, मार्केट में अपना वैल्यू इतना बना चुका था कि मुझे पता था कि ये सामान मैं किसी को बेच दे सकता हूँ। मैं गया औरंगाबाद, अपना हेल्थ कार्ड नंबर मुझे में बताया। मैं था तो था एक दुकानदार के भाषा में, ड्रेस कोड वही था हमारा। गए उस दुकान पे तो देख रहे हैं कि उसके पास 50 पीस चाय है, 24 पीस पेस्ट है, 100 पीस साबुन है, 20 पीस तेल है, फेस वॉश है, क्रीम, सब मैंने देखा वहां पे। तो मैं वहां से सबसे पहले साबुन को मैंने हाथ लगाया, पेस्ट को लगाया, चाय पत्ती को लगाया। उसमें जितने उसके रेक में रखे हुए थे प्रोडक्ट, मैंने सब छांटना शुरू कर दिया। तो डीएलसीपी वाला बोल रहा है कि आपको दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको लेना है कि खाली मजाक कर रहे हैं? अरे कोई आता है तो 1000-2000 का प्रोडक्ट लेता है, 500 लेता है, आपको समझ में कितना का प्रोडक्ट हो जाएगा? उस समय रहा था कि टी शर्ट और हाफ पैंट पहन के चल आया है आदमी, कौन कौन है पता नहीं, ऐसे कर रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। वो सर वैल्यू नहीं दे रहा था दुकान वाला। मैंने 35 रुपए का प्रोडक्ट मैंने उसके पास से छाटा। उसको लग रहा था कि लेगा कि नहीं लेगा, कौन आदमी आ गया, पगला गया है, कहा है, बहुत तरह की बात वो आदमी सोच रहा था। मैंने 500 रुपए का गड्डी का 50 का मैं रखे हुए था, निकाला पैकेट से। उसको समझ में आ गया कि ये बंदा लेके ही जाएगा, अब नहीं माने। मैं सर लाया 3500 रुपए का प्रोडक्ट में 15 दिन में बेच दिया। जो मेरे पास कस्टमर आते बोलते कोलगेट दे दीजिए भाई। कोलगेट क्यों आप करते हैं, पतंजलि क्यों करते हैं? तो दांत हमारा ठीक रहता है, ठीक रहने के लिए। आज तक कोई परिवार का दांत ठीक हुआ है क्या कभी? टूटा हुआ है कि नहीं हुआ, टूटा कि नहीं टूटा जी, पेस्ट करते हैं जो। तो कहा कि नहीं सर, ऐसा तो कोई नहीं, घर में समस्या बना ही रहता है। तो मैं एक पेस्ट आपको देता हूँ, इसको इस्तेमाल कीजिए, अच्छा लगे तो हमको बोलिएगा। तो लोगों ने कहा कि इसका मैं कोई ऐड नहीं देखता हूँ, प्रचार नहीं आता है, कैसे इसे मैं मान लूं? अरे आपके दुकान से मैं खाता हूँ, नगद चाहे उधार, इसका मतलब नहीं है कि अब जो चाहिए डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच दीजिए समझा कस्टमर को, मैं नहीं ले सकता। एक मेरा दोस्त है रुपेश कुमार, उसके साथ पूरी पायरिया की, मुंह से तो पूरा पायरिया सब ऐसे दिखा के थक चुका था। पतंजलि का पेस्ट इस्तेमाल करता था। तो मेरे एक दिन काउंटर पे आया, मुझसे डरते डरते पूछा कि रुपेश कौन सा पेस्ट इस्तेमाल करते हो? बोला कि भैया मैं पतंजलि। उससे होता क्या है बाबू? तो उसने बताया कि भैया जब तक मैं पतंजलि पेस्ट इस्तेमाल करता हूँ ना, दांत से ब्लड नहीं आता, छोड़ देते हैं तो कल से हमारा ब्लड आना शुरू, मुंह गंद करना शुरू कर देता है। तो मैंने उससे डरते डरते बोला कि यार एक तो बेसी का पेस्ट आया है, बहुत अच्छा पेस्ट है जो पायरिया का दुश्मन है। मैं अपनी दुकानदारी भाषा में उसे मैंने समझाया। कहा कि नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता भैया, हमारा पतंजलि ठीक है, पता नहीं हमारे बीमारी को बढ़ा देगा क्या करेगा, मैं नहीं ले सकता। तो मैंने कहा रुपेश तुम ऐसा कर, तू पैसा मत देने सूत्र ले जा। क्योंकि मैंने वहां पर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था तो मुझे विश्वास था कि काम करेगा। वो लड़का, उससे मैंने पैसा नहीं लिया। और वो लड़का ने क्या किया कि पेस्ट 4 दिन 5 दिन धोया कंटिन्यू। और उसके चाचा जी मलकेरा धनवान में जॉब करते थे, वो वहां चला गया बंदा, और पेस्ट को गांव पे छोड़ दिया। 7 दिन के बाद उधर से बंदा लौटा। मैं डरते डरते उससे पूछा क्या रुपेश तू पेस्ट को इस्तेमाल किया? तो उसने बताया कि भैया क्या कमाल का पेस्ट है आपका। मैं 5 दिन धोया और 5 दिन के बाद आज मेरे मुझे 7वां दिन है। एक दिन भी मैंने 5 दिन के बाद नहीं धोया इसे, ना हमारे मुंह से कोई बदबू आ रहा है, ना ब्लड आ रहा है। क्या वाह, क्या कमाल की कंपनी है। मैंने उसे कुछ हल्के फुल्के बारे में इसके बताया था, बिजनेस के बारे में जितना मैं हमारे सीनियर ने बताया था। उन्होंने कहा था कि सर किसी को बताएंगे तो और अलग से ही पैसा मिलेगा। मैं सर को फोन किया, एक छोटी सी मीटिंग रखी गई। पहले एक कामेश्वर जी थे, मेरे टीम में आज भी हैं वो, और एक रुपेश कुमार। बिजनेस को समझा, सबसे पहले रुपेश जी ने ज्वाइन कर लिया। और कमिश्नर जी रहेगा कि नेटवर्किंग चलेगा कि नहीं चलेगा, बेस्टी नई कंपनी है, कहा है नहीं है, वो कहे कि हम आपको बाद में राय करेंगे। तब तक वो 8 दिन लेट किए, बहुत नीचे चले गए। उसी तरीके से सर मैं जितना अपने मैन पावर मैंने मार्केट में बनाया था, सारे लोग मैंने कन्वर्ट किया आज वेस्टीज में।
मुझे कुछ अच्छा करने का, अपने ड्रीम को बढ़ने का मुझे बचपन से शौक था कि मैं कुछ अच्छा करता, क्योंकि मैंने गरीबी को मैंने पल पल जिया है। हवाई जहाज हमारे सर से गुजरता था ना, तो हम उसे टक से ध्यान से देखते रहते थे जब तक वो बादल में ओझल नहीं हो जाता था। काश में उस पर चढ़ता। वही आज कसक, वही जुनून से मैंने बेस्टी को ज्वाइन किया, काम किया। आज मैं बेस्टी का 10वां इनकम लेता हूँ। जब तक आप बेस्टी में तड़प, जुनून, सिकन नहीं होगा, आप सफल नहीं हो सकते हैं। मैं एक छोटी सी कहानी के बाद अपनी मीटिंग को मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक लड़का था, एक लड़की थी। दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। एक दूसरे के बाहर 1 मिनट 1 सेकंड वो नहीं रह सकते थे। इतनी मोहब्बत करते, इतना जुनून से, इतना सिकन से, इतना तड़प से एक दूसरे को चाहते थे। पता चल गया उनके घर वालों, दोनों को अलग कर दिया, मिलने से मना कर दिया गया। एक दिन चुपे से दोनों ने बात किया, लड़का लड़की ने, कि डार्लिंग ऐसा है कि हम तुमको देखे बिना, तुम हमको देखे 1 सेकंड नहीं रहती थी, 1 सेकंड बात भी नहीं रहती थी। आज मोबाइल भी छीन लिया गया, दोनों को अलग भी कर दिया गया। फलना पार्क में मिलेंगे हम लोग। दिन तय हो गया। लड़का तैयार होकर के शर्ट पैंट पहना, तो बेचैन था मिलने के लिए। उसके अंदर तो तड़प थी। वो लड़का सबसे पहले पहुंच गया पार्क में, उमंग के साथ आया अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए। देखा कि वो यहाँ पर नहीं है, नहीं पहुंची है। उसने कॉल किया, डार्लिंग अभी तुम कहाँ पहुंची हो, कहाँ हो, जल्दी आओ। वो बोली कि मैं लाल सिग्नल पे इस जाम में फंसी हूँ, मुझे आधा घंटे लग जाएंगे आने में। 1 मिनट के बाद फिर उसे नहीं, फिर बेचैनी, फिर वही तड़प, वही सुकून। फिर फोन किया, ओह काश, तुम कहाँ हो डार्लिंग, जल्दी आओ। तुम बोली कि मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। अरे बाबा अभी 1 मिनट तो हुए है ना। फिर लड़का बेचैन आगे पीछे घूम रहा है पार्क में, परेशान। फिर 1 मिनट में फिर कॉल करता है, कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, काश मैं तुझे देख पाता। तड़प रहा है, बेचैन उससे मिलने के लिए। फिर 1 मिनट गुजरता है, फिर फोन करता है, कहाँ हो। उस तड़प, वो बेचैनी के साथ फोन करता, उस सुकून, उस सिकन के साथ, काश तुम मेरे सामने भी होती, अभी आ जाओ, मैं नहीं बर्दाश्त करता, मैं नहीं इंतजार कर सकता। इस तरीके से करते करते वो लड़का हर एक मिनट फोन किया, जब तक कि आधा घंटा ना बीत गया। जैसे आधा घंटा बीतता है, वो लड़की सामने देखता है, एक दूसरे को एकटक देखते रह जाते हैं। और जब लड़की सामने आती है, दिल से दोनों गला मिल के झूम उठता है खुशी से, सिकन से। न लड़का लड़के को छोड़ रहा है, न लड़के लड़का को छोड़, वैसे दोनों बाहों में भरे हुए हैं और दोनों रो रहे हैं। वो तड़प, वो जुनून, वो सिकन, लग रहा है जैसे लोग बरसों से नहीं मिले हों। सर मेरी कहानी का तात्पर्य था कहने का, उसी सिकन के साथ, उसी जोश के साथ, वही इंतजार के साथ बेस्ट जी को अपना लवर बनाना होगा। उसी सिकन के साथ काम करना होगा। एक प्रेमी एक प्रेम का रात दिन नहीं पहचानता है, तभी तक दूसरे से मिल पाए। इतनी पाबंदियां के बाद लोग उनको ना सुनना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा, ना को हाँ में बदलना पड़ेगा। ना सुनने की आदत डाल दीजिए। एक प्रेमी प्रेमिका के बाहर क्या तड़प होती है, क्या सुकून होता है, कुछ समय का क्या समय होगा। जो रियल में सही प्यार किए होंगे ना, उनको पता चल रहा होगा मेरी कहानी कहने का क्या अर्थ है। वो समझते हो क्या तड़प होती है, जो कभी जिंदगी में किसी से प्यार किया होगा। वही प्यार, वही जुनून, वही सिकन, वही इंतजार आपको बेस्ट चीज में लाना पड़ेगा।
उस सीकन के साथ काम करेंगे, मैं वादा करता हूं सिद्धार्थ सर की इनकम क्रॉस कर जाएंगे। आज से मेरी जिंदगी जो मैंने आज मोटिवेशन लेकर के आया है, कल से मेरे काम करने का नजरिया बदल जाएगा, सोच मेरी बदल जाएगी। इसलिए सारे पार्टिसिपेंट से ही कहना चाहेंगे, रियल में जिंदगी बदलना चाहते हैं तो प्रेस्टीज को एक लवर बना लीजिए, उससे बेतहा मोहब्बत कीजिए, सफल हो जाएंगे। चाहेंगे कि हमारे जो आज के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, गौतम वाली सर, दीपक सर, कर्णवीर सर के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो इतने अच्छे हम लोग मैनेजमेंट मिले हैं। और मैंने इसी सिकन के साथ ज्वाइन किया था वेस्टीज। जैसे जोगेंद्र सर ने कहा था कि सर वेस्टीज इंडियन कंपनी है जरूर, लेकिन एक इंटरनेशनल कंपनी है। इसका लोग पेस्ट दुबई में भी लगाते हैं, इसका पेस्ट लोग अदर कंट्री में भी लगाते हैं। अगर प्लान तो देख लो, मैं उसी प्लान को देख करके, इंजीनियर प्लान है, कोई छोटा मोटा प्लान नहीं है सर। मैं उसी इंजीनियर प्लान को देख करके मैं इंटरनेशनल कंपनी में आज हमारे गौतम वाले प्लान देख करके मैंने ज्वाइन किया था। मैं इतनी लोड के बाद, मुझे घर का सारा लोड होता है, शॉप का भी लोड होता है, उसके बाद मैं वेस्टी करता हूँ, डीसीपी चलाता हूँ, सारे लोड के बाद मैं वेस्टी को दिल से करता हूँ और करता रहूंगा। और आने वाले 6 महीने में जो मैं अचीवमेंट लेकर के मैं दिखाऊं आप सारे लोग से, मैं वादा करता हूं ये सब समय बताएगा। साथ में सरायनी सर को मैं सैल्यूट करना चाहूंगा कि मैं उनके छत्र छाया में, त्रिमूर्ति बार के छत्र छाया में जो मुझे ट्रेनिंग नहीं मिला, जो आज तक मेरे लोग सीनियर लोग सर से ऊपर जो सीनियर लोग हैं जो नहीं कर पाए मेरे लिए, आज अन्य सर कर रहे हैं। मैं उनको लाख लाख शुक्रिया धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सर, विश यू वेल्थ। मैं सर आज की जर्नी को समाप्त करना चाहता हूँ। अगर बोलने करने में कोई गलती हुई होगी सर मुझे माफ करेंगे। थैंक यू, विश यू वेल्थ। ओवर टू